तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था तीसरा, यानी कि मानव जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसमें हम लोगों ने नर जनतंत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और माँ जनतंत्र को, उसमें हम लोगों ने जो माँ जनतंत्र होता है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चित्र, तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं यानी कि जो मुख्य अंग होता है अंडाशय को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था चित्र के माध्यम से। आंतरिक संरचना आदि सभी चीज़ों को देख लिया था। ठीक, उसके अंदर फिर इसके जो द्वितीय या सहायक अंग होते हैं उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में आपका मेमोरी ग्लैंड जो होती है यानी कि स्तन ग्रंथि, उसको भी डिस्कस करेंगे। चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो आज हम लोग को देखना क्या है, आज हम लोग को सहायक अंग को देखना है कि जो आपका मादा जनतंत्र होता है उसमें सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका होता है अंडवाहिनी। सहायक अंग की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर अंडवाहिनी होता है। अगर आपको इस प्रकार का नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो में जल्दी से जल्दी ला सकूँ। ठीक, तो फिर अंडवाहिनी क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अगर पेपर में आता है आपका यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभी मीडियम से स्थित होती है। ठीक, तो यह एक जोड़ी होती है, यानी कि दो होते हैं, यानी कि एक जोड़ी में दो होते हैं। ठीक, अंडवाहिनी आपकी दो होती है, पेशीय और नलिकाकार, यानी नली के आकार की होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा जो होती है वो पश्चमाभी एपिथेलियम से स्तरित होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो आपका अंडवाहिनी होती है वो कैसी होती है, आपकी वो नलिकाकार होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी अंडवाहिनी है, ये आपकी नलिकाकार होती है, और यहाँ पर क्या होता है, सिलिएटेड होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे संरचना देखने को मिलेगी, लाइन लाइन खींची हुई होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जब यहाँ से अंडाशय में से अंड को निकलता है आपका, और जब इसके माध्यम से यहाँ पहुँचता है, तो ये जो पश्चमाभी जो संरचना होती है, ये इसे आगे बढ़ाने में अंड को सहायता प्रदान करता है। तो यही होता है हमारा। ठीक, तो ये जो पश्चमाभी जो संरचना होती है वो आपकी यहाँ से ले करके और पूरा अंडाशय तक होती है। ठीक, तो उसे ही हम कहते हैं। ठीक है, उसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसे कीपक कहते हैं। जो ये अंगुलीनुमा संरचना देख पा रहे होंगे ये अंडवाहिनी की, इसका जो पहला भाग होता है वो उसे हम कीपक कहते हैं, यानी कि जो ये अंगुलीनुमा संरचना होती है इसे हम कीपक कहते हैं। ठीक, और वहीं पर अगर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग का होता है तुम्बिका। तो जो बीच में संरचना देख पा रहे होंगे इसे हम तुम्बिका कहते हैं, और जो उसका लास्ट वाला जो संकीर्ण यानी कि जो पतला पथ है उसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसे अच्छे समझ लिया होगा, यानी कि जो आपका अंडवाहिनी था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक अंडवाहिनी में तीन भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है जो आपको मैंने बताया यहाँ पर कीपक होता है, जो अंगुलीनुमा संरचना होती है इसे हम कीपक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिडिबुलम। ठीक, उसके अंदर फिर जो तुम्बिका होती है दूसरा, जिसे हम इंग्लिश में एम्फुला कहते हैं, और तीसरा होता है संकीर्ण पथ जिसे हम इस्थिस्मस कहते हैं। ठीक, तो संकीर्ण पथ और तुम्बिका ये होती है, तुम्बिका बीच में यहाँ पे तुम्बिका होती है और इसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं। ठीक, तो अंडवाहिनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अंडवाहिनी आपका एक सहायक अंग है। किसका अंग है, मादा जनन तंत्र, क्योंकि ये जो अंड का निर्माण होता है अंडाशय यानी मुख्य अंग में, तो अंडाशय को ये लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और जो अंडवाहिनी होती है इसी के अंदर ही जो अंड का निषेचन हो जाता है, उसका अंदर फिर जो जो कहते हैं भ्रूण होता है वो जाकर के आपका अंडाशय एक गर्भाशय में जाकर प्लांटेशन हो जाता है उसका। ठीक, तो गर्भाशय हम लोग का अगला है पॉइंट, यानी कि जो सहायक अंग में गर्भाशय को हम लोग पढ़ेंगे। तो गर्भाशय में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो गर्भाशय की जो परिभाषा है इस प्रकार से हो सकती है। मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, यानी कहने का मतलब है केवल एक ही गर्भाशय होता है। ठीक, उसके अंदर फिर जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक, इसके अंदर ही बच्चे का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय संरचना होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है, यानी कि इसमें अधिक मात्रा में रक्त की जो होती है वो पूर्ति होती है, ताकि कि जो बच्चा जो वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है इसका उसको मदद मिल सके हर एक क्रियाओं को करने में। ठीक, यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। ठीक, उसके अंदर फिर क्या होता है, इसका ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है और निचला संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये जो बीच में आप संरचना देख पा रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसे हम बच्चेदानी भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है और बीच में देख पा रहे हैं खोखला होता है, तो इसीलिए हम इसे खोखली संरचना भी कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है इसमें प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रचुर मात्रा में ब्लड की जो सप्लाई होती है उसे करते रहते हैं। ठीक, और उसके अंदर फिर जो इसका ऊपरा वाला भाग होता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसे जो अंडवाहिनी इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो ये ऊपरा वाला जो भाग होता है ये इसमें खुलता है, यानी कि अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में खुलता है, और जो निचला वाला भाग होता है
वो गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि जो निचला का पतला वाला भाग होता है उसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और यहीं पर आपका जो बच्चा होता है वो इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण का विकास होता है, और यहीं पे आपके आकर जो यहाँ पे अंड का निषेचन होता है, फिर आकर यहाँ पर वो विकसित होता है बच्चा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। तो जो आपका गर्भाशय होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला वाला भाग जो होता है इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, तो पहला वाला एक यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है पतली झिल्ली नुमा, जिसे हम परिगर्भाशय कहते हैं। उसके अंदर फिर दूसरी एक और परत पाई जाती है इस पर, जिसे मध्य मोटा या फिर गर्भाशय स्तर, पेशी स्तर, मध्य स्तर कहलाता है। ठीक, और इससे लास्ट वाला जो इस प्रकार की संरचना आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से जो बना हुआ है अंगुलीनुमा संरचना, इसे हम अंतः स्तर या फिर प्रीमेट्रियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये लोग आप समझ गए होंगे। इससे सहायता से क्या होता है, जो बच्चा होता है इसमें जुड़ जाता है, और उसके अंदर फिर उससे जो ब्लड का जो काम होता है, भोजन का काम होता है, वो सारी चीज़ें यहीं से इसको प्राप्त होती हैं। तो ये लोग आप अच्छे समझ गए होंगे गर्भाशय को पूरी तरीके से। और गर्भाशय ग्रीवा जो आपका निचला वाला पार्ट होता है उसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरे तरीके से समझ लिया है कि यहाँ तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उसके नीचे चलने, अगर योनि की हम लोग बात करें तो योनि में क्या क्या होता है वो समझेंगे अब। तो योनि की डिफिनेशन हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। तो योनि की जब डिफिनेशन की बात होगी तो डिफिनेशन आप लोग इस प्रकार से देंगे कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो देखा, जो गर्भाशय होता है तो ये नीचे आकर के क्या होता है, योनि में बदल जाता है, यानी कि ये योनि में बदल जाता है। ठीक, तो योनि मैथुन के समय क्या होता है, पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। तो जो आपका योनि होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य यही होता है कि जब मैथुन की क्रिया होती है तो क्या होता है कि जो जो वीर्य निकलता है उसको ये ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ठीक, तो योनि के बहुत सारे भाग होते हैं, यानी कि जो बाहर दिखाई देते हैं, बाह्य जननांग कहते हैं योनि के। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा ये क्वेश्चन है आपका, तो इसे देख लेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो स्त्री में एक बृहत ओष्ठ होता है, एक लघु ओष्ठ होता है, हाइमन व भगशेष स्त्री के क्या होते हैं, बाह्य जननांग होते हैं। तो ये आप लोग का स्त्री जो बाह्य जननांग होता है उसका चित्र है। तो इसमें जो पहले आप देख पा रहे हैं जो गद्दी नुमा संरचना है, जिसमें कुछ ये बाल निकले हुए हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, जनन शैल कहते हैं। ठीक, यहीं पे बाल निकले हुए होते हैं, गद्दी नुमा संरचना होती है, तो इसे हम जनन शैल कहते हैं। उसके बाद में फिर जो आपका ये हरे कलर का देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बृहत ओष्ठ कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो आपका भग होता है यानी वाल्वा, इसकी ये सुरक्षा प्रदान करता है, इसको सुरक्षा देता है। ठीक, उसके बाद में फिर होता है आपका लघु ओष्ठ। उसके अंदर जो होता है संरचना ब्लैक कलर की आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लघु ओष्ठ कहते हैं। और इसका भी काम जो होता है वो भग यानी कि वाल्वा का सुरक्षा प्रदान करना। और उसके ऊपर एक और संरचना होती है जिसे हम भग शेष कहते हैं। ठीक, फिर आपके वाल्वा की बात करें तो इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक ऊपर छोटा सा छिद्र होता है, इसे हम मूत्र छिद्र कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे भग या वाल्वा कहते हैं। इसके माध्यम से ही जो आपका नर युग्मक है मादा युग्मक के पास पहुंचता है। तो आप लोगों ने पूरी तरीके से चित्र को समझ लिया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, आप लोगों को जो समझना चाहिए वो समझ चुके होंगे पूरी तरीके से, कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपका। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे चित्र को देख लीजिएगा। फिर हम लोग का एक लास्ट पॉइंट बचता है इसका, उसका फिर जो आपका मादा जनतंत्र है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आपका जो एक और पॉइंट है इसमें वो है स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड। तो दोस्तों ये आपका जो एनसीईआरटी में चित्र बनाया है इस प्रकार से, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन मतलब ये दिया हुआ है तो इसलिए इसको मैं ले लिया हूँ ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए और आप उसे कर ना पाएँ। ठीक, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऊपर इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है हरे कलर की, इसे हम वसा या फिर एडिडास जो संरचना होती है उससे जो ये वसीय युक्त होती है, कोशिका जो होती है ये वसीय युक्त होती है। और उसके कारण से ही जो मादा में जो स्तन होता है उसका विकास होता है, यानी कि वो बड़े आकार में हो जाता है। जो ये आपकी वसा पाई जाती है हरे कलर के, इसके सहायता से ही। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद में फिर क्या होता है, इसमें पालियाँ पाई जाती है 15 से 20 इस प्रकार से ग्रांथिल ऊतक की पालियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और ग्रांथिल ऊतक की जो पालियाँ होती है उसके अंदर कूपिका पाई जाती है। जो संरचना आप देख पा रहे होंगे गोल गोल कलर के जो अपने इसे बनाई गई है संरचना को हम कूपिका कहते हैं। कूपिका के से ही आपका जो दुग्ध होता है उसका श्रावण होता है। ठीक, तो उसके दूध का श्रावण होगा, उसके अंदर फिर इसमें से नलिका एक बन जाएगी, छोटी छोटी सी नलिकाएं बन जाएंगी। तो उस नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं दुग्ध स्रावित। ठीक, स्तन नलिकाओं में जाता है। ठीक, तो ये जो नलिकाएं होती हैं ये स्तन नलिकाएं होती हैं, और ये मिल करके जो कहते हैं बहुत सारी नलिकाएं मिल करके स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। और आगे जो संरचना जो मोटा हुआ देख पा रहे होंगे इसे हम तुम्बिका कहते हैं। ठीक, तो यही तुम्बिका फिर क्या होती है, ये तुम्बिका जा करके आपका जो यहाँ पे स्तन वाहिनी होता है इसमें खुल जाती है। ठीक,
जैसे कि दूध वाहिनी में खुल जाती है और यहीं से आपका दूध का स्रावण होता है और जो बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ आपने संरचना अच्छे समझ लिया होगा किस प्रकार से लिखना है, ये भी समझ लीजिए कि स्तन ग्रंथि जो आपकी होती है मादा में, वो सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण होता है। तनों में विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रांथिल ऊतक होते हैं। ठीक, तो जो स्तन ग्रंथि होती है वो सभी मादा स्तनधारियों, यानी कि जो अगर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा किसी की बात करें, जो भी मादा होता है उसमें सबका अभिलक्षणिक गुण धर्म होता है। ठीक, इसमें जो विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रांथिल ऊतक पाए जाते हैं। जो आपका वसा होता है उसका काम क्या होता है, इसको आकार प्रदान करना है, इसका आकार बढ़ा देना। ठीक, और जो आपका जो ग्रांथिल ऊतक होता है, इससे ही आपका दूध का निर्माण होता है, दूध का श्रवण होता है। ठीक, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रांथिल ऊतक की पालियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इस प्रकार से पालियाँ बनी हुई होती हैं, 15 से 20 पालियाँ पाई जाती हैं। ठीक, एक स्तन में। ठीक, तो प्रत्येक पाली में कूपिका कोशिकाओं के समूह होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपको इस संरचना देखने को मिल रही है, इसे हम कूपिका कहते हैं। ठीक, तो इससे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इसीलिए हम कूपिका कोशिकाएं का समूह बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो कूपिका कोशिकाओं से ही आपका दूध का श्रावण होता है। फिर यही जो कूपिका कोशिकाएं से दूध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में पाया जाता, स्तन नलिकाओं में जाता है। यानी कि जो कूपिका जो आपकी कोशिका होती है, इससे छोटी छोटी नलिकाएं बन जाती है, इसे हम स्तन नलिका कहते हैं। इससे जो दूध श्रावण होकर स्तन नलिका में जाता है। फिर जो आपकी स्तन नलिका होती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती हैं। ठीक, तो जो आपकी जो हर एक कूपिका से एक जो स्तन नलिका निकलती है, वो जाकर के फिर आगे जाकर के एक ही नलिका बना लेती है। ठीक, तो उस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम स्तन वाहिनी कहते हैं। ठीक, तो वही स्तन वाहिनी, उसके बाद फिर स्तन वाहिनी जो होती है आपकी एक गोल गोल कलर की हल्की सी संरचना बना लेती है, इसे हम तुम्बिका कहते हैं। और फिर यही तुम्बिका आगे जा करके दूध वाहिका के रूप में आपके यहाँ से मिल जाती है, निपल से मिल जाती है, और यहीं के माध्यम से आपका दूध का श्रावण हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और बचे हैं, इसे भी पढ़ लीजिए। प्रत्येक पाली की स्तन जो नलिकाएं होती हैं मिलकर स्तन वाहिनी का बनाती हैं, और प्रत्येक स्तन वाहिनी तुम्बिका बनाती है जो दूध वाहिनी से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन के बारे में, यानी कि जो नर युग्मक होता है, यानी कि शुक्राणु का जनन किस प्रकार से होता है, और मादा युग्मक अंडाणु या फिर ओवम का जनन किस प्रकार से होता है। तो पूरा डिटेल में हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद।